गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अभ्यास सीरीज का एक नया चैप्टर अभ्यास सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आज के चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंफर्म है बेटा, एक आना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से कंफर्म आनी होती है 10th के बोर्ड में। सीबीएसई ने हर पेपर, आप प्रीवियस ईयर कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम आल्सो जस्टिफाई और आंसर। देखिए, तो हमारे पास 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन है। पहला है प्योरली सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं प्योरली सीरीज अटैच करूं, इसमें सीरीज लगाऊं, तो मेरे पास 3 रजिस्टर हो गए। कितने कितने के बेटा? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 ओम। लेकिन सर हमें तो आधा निकालना है इससे। दूसरा कनेक्शन होता है बेटा पैरेलल कनेक्शन, प्योर पैरेलल। अगर मैं बेटा पैरेलल इसमें अप्लाई करूं तो 6 ओम और 6 ओम को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बेटा 3/6, यानी कि 1/2 ऑन रेसिप्रोकल करने पर मेरे को मिलेगा 2। अब लास्ट जो आता है वो आता है बेटा सीरीज और पैरेलल, दोनों एक साथ आ जाएं। अगर सीरीज और पैरेलल अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो यहां से मेरे को लगभग लगभग 3 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है। कितने ओम का? यानी कि यहाँ पर एक तो सीरीज में रहेगा, 2 किस में रहेंगे? पैरेलल में रहेंगे, इस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रिजल्टिंग 9 ओम को जनरेट करेगा। कैसे बेटा? तो ये 6 ओम का 6 ओम रहेगा और इसको सॉल्व करोगे तो 3 ओम आएगा, तो टोटल कितना हो गया? 9 ओम। तो आप इस तरीके से लिखोगे। आप इसको जो है, आप किस तरीके से लिखेंगे बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में इस तरीके से लिखना है इसको कि वी हैव टू कनेक्ट वी हैव टू कनेक्ट वन रजिस्टर of 6 ohm in series with two resistor each of 6 ohm in parallel, which are connected in which in parallel to get the resulting resistance of 9 ohm। क्लियर हो गया बेटा? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। इलेक्ट्रिक करंट आपका कहां से कहां पास हो रहा है बेटा? प्लस टू माइनस, इधर से करंट इस तरीके से जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट होता है, नहीं माइनस से प्लस। और माइनस से प्लस का मतलब होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो से किधर की तरफ जाता है बेटा? हाई की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको लेंथ वगैरह से डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड होती है मटेरियल से। किससे डिपेंड होती है? मटेरियल। मटेरियल चेंज तो प्रॉपर्टी चेंज, मटेरियल चेंज नहीं है तो वही प्रॉपर्टी रहेगी। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। इट अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी है ये, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि रेजिस्टिविटी को डिनोट रो से करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? RA/L होता है इसका फॉर्मूला। यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, इसकी क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट मतलब जिसे कॉमर्शलाइजेशन में यूज किया जाता हो, मेजर करने के लिए आपने कितनी यूनिट बिजली खर्च की है। तो आप देखेंगे आपके घर के बाहर या घर पर एक मीटर लगा होगा, इलेक्ट्रिकल मीटर, जो आपको ये बताता है कि कितनी एनर्जी। उस पर आप देखेंगे जो मीटर होगा उस पर लिखा रहेगा 2.5 किलोवाट आवर,
5 किलोवाट आवर, इस तरीके से। तो ये जो किलोवाट आवर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी की क्या होती है, ये यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी की यूनिट। तो यहाँ पर किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर आ जाइए। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन इज मेड अप ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट है किसी आयरन का, वो किससे बना है। अब किसी चीज को हीट करना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कॉपर से ज्यादा नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा नाइक्रोम का, आयरन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइक्रोम। तो किससे बना होगा बेटा, नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर, यहाँ पर 2 ओम था ये, और ये 4 ओम है, ठीक है बेटा, 2040 नहीं है, 2 ओम और 4 ओम है। तो आपसे कह रहा है 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू 6 वोल्ट। आपके पास बेटा 2 रजिस्टर दिए हुए हैं, एक है भैया आपका 2 ओम का और एक है आपका 4 ओम का। इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया किसके साथ, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। आपसे पूछ रहा है कितनी हीट डिसिपेटेड होगी। अच्छा, हीट डिसिपेशन, जो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा, करंट के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा 2 + 4, टोटल ऐड कर देते तो कितना आ गया, 6 ओम। नाउ अप्लाइंग V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ से मैं करंट निकाल लूंगा, करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो V कितना है बेटा, 6 वोल्ट, और R कितना है, 6 कट के कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब यहाँ पर 1 एम्पियर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम के लिए निकालना है, और कितने सेकंड के लिए निकालना है, 5। तो 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 जूल। कितना हो जाएगा बेटा, 20 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से क्वेश्चन पर आ गया हम, 7th क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कूलाम किसकी ऐसा यूनिट है, कूलाम किसकी ऐसा यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कूलाम किसकी है। तो करंट बराबर होता है Q अपॉन T, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ पढ़ा था ना पहली चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ से Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, जहां पर Q रिप्रेजेंट करता है बेटा चार्ज को, किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। I रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बच्चे, करंट को। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, करंट को। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टाइम को। अगर इनकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम, क्या होती है, कूलाम होती है। करंट की होती है बेटा एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर। और टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड, क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट ऐसा ही पूछी गई थी, तो क्या थी, कूलाम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम किसकी यूनिट है, तो भैया ऑप्शन ए यानी कि चार्ज की यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि वर्क ऑफ 14 जूल इज डन इन मूव 2 कूलाम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए कंडक्टिंग वायर। किसी एक कंडक्टिंग वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितने कूलाम चार्ज को, 2 कूलाम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 14 जूल का। तो आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं कहूं 2 कूलाम के चार्ज को यहां से यहां तक जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, वो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आपका करना पड़ रहा है कितने जूल का, 14 जूल का। और कितने चार्ज के लिए, 2 कूलाम के चार्ज के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू 100 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग। 100 ओम नहीं है भैया, ये 10 ओम है, ठीक है, ये ओम को 0 बना दिया इसने। तो 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये जो बीच वाली लाइन है इसमें आपसे पूछ रहा है करंट कितना जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे पता है ये कनेक्शन पैरेलल में, पैरेलल कैसे पता किया, एक ही पॉइंट से तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। अब इसको समझने के लिए ना एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो सीरीज और पैरेलल में, तो इसको कैसे समझिए। मान लीजिए यहाँ से करंट निकल रहा है, ये करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। अगर करंट बट गया, अगर करंट को 3 रास्ते दिख गए, तो यहाँ पर करंट क्या हुआ है, बट गया है। यहाँ पर करंट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पैरेलल में। अगर स्प्लिट नहीं होता है, एक साथ एक के बाद एक में जाता रहता, तो क्या होता है, ये सीरीज में होते। तो सबसे पहले इसके अंदर वोल्टेज कितना जा रहा होगा, इसमें भी 6 वोल्ट जा रहा होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा, और इसके अंदर भी 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जहां भी बेटा पैरेलल कनेक्शन दिखेगा, जहां पर भी पैरेलल होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। और जहां बेटा सीरीज कनेक्शन आपको दिखे, समझ लेना वहां पर क्या है, सेम रहे, वहां पर बेटा सेम होता है करंट।
वहां क्या सेम होता है, करंट। तो यहाँ पर तो मुझे करंट निकालना है, करंट तो सेम होगा नहीं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब आप क्या करोगे, इसमें अप्लाई करोगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। अब वोल्टेज मुझे पता है कितना है, 6 वोल्ट है, वोल्टेज मुझे पता है कितना है, 6 है। करंट मुझे निकालना है, आर कितना है, 10 ओम है, कितना है, 10 ओम है। तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, 6/10, यानी कि हो जाएगा लगभग 0.6 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 टू रजिस्टर ऑफ ए फिलामेंट 40 वॉट एंड 60 वॉट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट, देन दोनों के दोनों, देखो हमारे पास दो फिलामेंट्स हैं, एक 40 वॉट का फिलामेंट है और एक फिलामेंट आपका कितने का है, 60 वॉट का। और दोनों के दोनों कनेक्टेड है बेटा कितने की सप्लाई से, दोनों के दोनों कनेक्टेड है 220 वोल्टेज की सप्लाई से। दोनों के दोनों कितने से कनेक्ट है, 220 वोल्ट से। आपसे कह रहा है अगर इसका रजिस्टर R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या कंडीशन अप्लाई हो। तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है पावर रजिस्टर और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है। तो मुझे पता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V अप स्क्वायर अपॉन R। क्या होता है, V स्क्वायर आउट। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो सबसे पहले आ जाइए फर्स्ट केस के लिए। तो यहाँ पर V स्क्वायर यानी कि 220 इंटू में 220 डिवाइडेड बाई 40, ये वाला हो जाएगा। और दूसरे के लिए मान लीजिए R1 था और R2 के लिए क्या हो जाएगा, V स्क्वायर तो सेम रहेगा बस पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 220 इंटू में 220 अपॉन में 60। अब एक बात बताओ, जिसका न्यूमरेटर दोनों में सेम है, इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसके लिए वैल्यू आएगी, वैसे तो यहाँ से पता चल रहा है कि R1 जो है वो ज्यादा है और R2 क्या है, कम है। जिसके लिए डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो R1 बड़ा है और R2 क्या है, छोटा। ऑप्शन बी वैसे तो सही है लेकिन अगर चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कितने से, अब इसको काटेंगे 2 से और ये हो जाएगा 11, और फिर 2 से काटेंगे तो 110। तो ये आ जाएगा कितना, 1210 ओ, 1210 ओ। इसमें करेंगे जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9.33। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी बार में मल्टीप्लाई होगा, 3 कैरी गई, फिर से 33 36 हंस लगी 3, 11 33 3 36 हंस लगी 3, 11 77 और 3 80, लगभग लगभग 806.63 हो। तो यहाँ से साफ हो गया कि R1 ज्यादा है और R2 कम है। वैसे आप यहाँ से भी इसको एनालाइज, क्योंकि एमसीक्यू में इतना करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, करेक्ट है। नाउ तो यहाँ से एक और सीख आप सीख सकते हो कि जैसे अगर पावर वोल्टेज सेम पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहा है, सेम पोटेंशियल पर अगर वर्क डन हो रहा है, सेम पोटेंशियल पर अगर वर्क डन हो रहा है, दोनों में पावर सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पर पावर के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से R किसका ज्यादा होगा, जिसकी पावर क्या होगी, पावर कंजम्पशन जिसकी क्या होगी, कम होगी। जिसकी पावर कम होगी उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो जिसके लिए पावर क्या होगी, कम, तो 40 वोल्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। 60 वोल्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपसे क्या कह रहा है, दो रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4 ओम। आपसे कह रहा है कि जब ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो 10 ओम दे रहे थे, पैरेलल में करने के बाद 2.4 ओम है, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आपको दो रजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं, R1 और मान लीजिए एक और रजिस्टर है R2। इन दोनों का जब आपने सीरीज किया यानी R1 प्लस R2 आपको पता है कितना है, 10 ओम है। और आपको 1/R1 प्लस 1/R2 जब आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। उसके बाद आप इसको रेसिप्रोकल भी करते हैं क्योंकि ये तो 1/RP है। तो यहाँ से RP आपका आ जाएगा कितना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बेटा आपको कितना दिया हुआ है, 2.4। अब एक बात बताओ, R1 इंटू में R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू में R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 है, तो 24 यहाँ पे आ गया। यानी ऐसे दो रेजिस्टेंस होंगे
जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा हो और जिनको प्लस करने पर 10 आ रहा हो। तो 6 और 4 हो सकते हैं, 6 और 4 हो सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर ये 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और ये 0 भी नहीं है, ये ओम का सिंबल था, ठीक है, जो गलती से 2 और, तो 6 और 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका हो गया ये 12। अब आएगा हमारा 12th क्वेश्चन। तो ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। बेटा लेंथ कितनी दी हुई है? 300 मीटर आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो एरिया आपको दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 1 mm स्क्वायर। आपसे कह रहा है इसकी रेजिस्टिविटी भी आपको पता है 1 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर है, ओम मीटर। आपसे पूछा क्या गया? रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाली इक्वेशन लगा दो, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो की जगह क्या रखोगे? 10 की पावर -7, 1 इंटू 10 की पावर -7। लेंथ की जगह क्या रखोगे? 300 मीटर। और एरिया को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 mm बराबर होता है बेटा 10 टू की पावर -3 मीटर के। तो 1 mm स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 10 टू की पावर -6 मीटर के। तो यहाँ पुट किया 10 टू की पावर -6 मीटर। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से इसको काटा आपने तो ये हो जाएगा 10 टू की पावर -1 बचेगा। इससे एक जीरो खत्म हो गया तो कितने ओम आ गया? 30 ओम आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? 30 ओम। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहले ये समझिए एमीटर क्या होता है, एमीटर किसे कहते हो और वोल्टमीटर किसे कहते हैं। तो देखो बेटा एमीटर जो होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और वोल्टमीटर भी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन ये मेजर करता है करंट को। ये क्या करता है बेटा? मेजर करता है किसको बेटा? करंट को। और वहीं पर ये जो वोल्टमीटर है ये मेजर किसको करता है बेटा? ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तो आपको अब याद रखना जो चीज सेम रहेगी उसे तो इसे कनेक्ट किया जाता है बेटा पैरेलल में हमेशा। इसमें कनेक्ट किया जाता है पैरेलल टू द सर्किट और इससे कनेक्ट किया जाता है बेटा सीरीज इन द सर्किट, सर्किट के सीरीज में। क्लियर होगी बात? तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रिक्वायर्ड डिवाइस वोल्टेज वोल्टमीटर इन पैरेलल। ठीक है, बोथ एमीटर ट्रू आपसे पूछा, वैसे तो यही ट्रू हो सकती है, बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड ना, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, दे कैन बी कनेक्टेड एनीवे नो। तो हमारा तो पहले ही हमारा मिल गया था, हमें ऑप्शन ये क्या था? करेक्ट था कि हमेशा एमीटर को बेटा सीरीज में कनेक्ट करना होता है, वोल्ट मीटर को में पैरेलल में। रीजन सिंपल है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। क्या रहता है? करंट आई क्या रहता है? सेम रहता है। करंट क्या रहता है बेटा? करंट सीरीज के अंदर क्या रहता है? सेम रहता है। और वहीं पर वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है? सेम रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। The obstruction offered by a material of conductor to the passage of electric current। इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए जो obstructions अप्लाई हो रहे हैं उसके रास्ते में जो अड़चने आ रही हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे तो रेजिस्टेंस ही बोलोगे ना। रेजिस्टेंस क्या है? करंट के रास्ते में आने वाली ऑब्स्ट्रक्शन, जो करंट के फ्लो को, आराम से करंट जा रहा हो उसके फ्लो को रोक देने वाला, जो एक तरीके से बोला जाए मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है करंट को रोकना, अपोज करना, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है बेटा? वोल्ट। वोल्ट में नापते हो ना 6 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की सेल, 3.3 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएंगे। कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ये भी बताया था क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ व्हाइल अ सेल बीइंग चार्ज, कि जब आप किसी सेल को क्या कर रहे हो? चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? देखो चार्जिंग पे लगा रहे हो मतलब आप उसे सप्लाई दे रहे हो। आप उसे क्या कर रहे हो? सप्लाई दे रहे हो किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी सप्लाई दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हो और वो चार्ज हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें इनपुट हो गया और वो फिर स्टोर हो रहा है उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल एनर्जी के साथ। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बैटरी के अंदर या सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स ही तो होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है जब वो सेल किस पर लगी हो? चार्जिंग पर। वहीं अगर अनचार्ज हो रही होती
अनचार्ज हो रही होती तो क्या हो जाता है इसका वाइस वर्सा हो जाता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब चार्ज होती है बेटा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज नॉट प्रिफर्ड टू मेक फ्यूज वायर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नॉट इजिली अवेलेबल। आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कॉपर इज copper is not copper is not preferred to make fuse wire because it is good conductor of electricity, it has low melting point, it has high melting point, etc. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अब यहां पर बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जरा दिमाग लगाएंगे आप, बताएं। क्योंकि भैया आप यूज करते हो ऐसे वायर, देखो अगर मान लीजिए, समझने की कोशिश करिए, गुड कंडक्टर तो आपका फ्यूज होगा ही होगा भाई, फ्यूज किसी भी चीज का बना हो गुड कंडक्टर तो होगा, तभी तो सप्लाई पास होगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉट इजीली अवेलेबल, आराम से मिल रहा है, आप क्या चाहिए। अब यहाँ पर सारा खेल आता है मेल्टिंग पॉइंट का। अब मान लीजिए मैं 220 वोल्ट की सप्लाई पर थोड़ी से हीट से ही अगर वायर टूट जाएगा तो बार बार सर्किट ब्रेक होता रहेगा, बार बार सर्किट क्या होगा, ब्रेक होता रहेगा। तो क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए उसे यूज नहीं करते हम एज अ फ्यूज वायर, क्योंकि उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। हम उस मटेरियल को यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो, हाई हो। क्लियर हो गई बात? आई थिंक समथिंग, एक मिनट, कॉपर का तो हम फ्यूज वायर उसका बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो भाई, लो हो। और यहाँ पर राइट आंसर क्या है, कॉपर को हम इसलिए नहीं प्रीफर करते क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी आपकी रो होती है आर ए अपॉन, यानी रेजिस्टेंस एरिया पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस हो गया ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो कटपिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर सारे आंसर वोल्ट और एम्पियर के टर्म में दिए हुए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टिविटी जो ये आई है ये क्या है, अब मुझे यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की जगह ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन आई को पुट करना पड़ेगा, और इनटू में एरिया अपॉन लेंथ। तो ये तो मीटर जाएगा, ओम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर यानी, और इनटू में मीटर, तो वोल्ट मीटर पर एम्पियर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए असर्शन रीजन पर आ जाइए। तो असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है, लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस, रीजन है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो बहुत ही आसानी से समझेंगे, आपने पढ़ा, आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को एक साथ लिखता हूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, L अपॉन ए, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये आ जाती थी। अब यहां से आपका ये साफ हो गया कि लेंथ अगर बढ़ेगी, लॉन्गर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, स्मॉलर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के? नहीं सर, रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो रीजन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर बेटा असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत। जब रीजन ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन की बात ही क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन मेटल, टंगस्टन मेटल is used for making filament of incandescent lamp। अब यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि टंगस्टन का यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए, क्यों? तो इसका रीजन दिया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो। बताइए, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत लो होता है? अगर सर लो होगा तो ये तो थोड़ी देर में ही इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर लो होता तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, थोड़ी सी देर में ही क्या हो जाएगा, फिलामेंट ब्रेक, और जो आपका लैंप है वो तो खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर असर्शन तो सही था लेकिन रीजन क्या था, गलत। इसका भी रीजन क्या था, गलत था।